चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन से कॉलम ए में विभिन्न विटामिनों के कॉलम बी में उनके कार्यों के साथ सही मिलान का प्रतिनिधित्व करता है। ये कॉलम वाले क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। ये 2022 का क्वेश्चन आया हुआ है, जनवरी में पेपर हुए थे, आप देख सकते हैं। ये कॉलम ए है और ये कॉलम बी है, दोनों को मैच कराना है आपको। ठीक है, देखिए विटामिन ए में ऐसा क्या पाया जाता है। अब देखिए विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी, इन चारों में से करने का मैं आपको देखिए सरल तरीका बता रहा हूँ। चारों में से कोई भी विटामिन की प्रॉपर्टी अगर आपको पता है आप लगा दीजिए, आपको सही हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं विटामिन डी। विटामिन डी देखिए क्या होता है कि इसमें आपकी धूप की कमी की वजह से होता है और हड्डियों में दिक्कत होती है, ये चीज़ आप जानते होंगे। तो देखिए कहीं भी ऑप्शंस में आपको हड्डी मिल गया। देखिए शरीर में हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करता है, ये ऑप्शन मिल गया। आपका सी का क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। चलिए देखते हैं सी का यहाँ पे क्या मिल गया, हमें फर्स्ट मिल गया। और कहीं सी का फर्स्ट है नहीं तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और भी मैच कर लेते हैं। ए का 2 बता रहा है। ए का 2 मीन्स कि जो है विटामिन ए की अगर हम बात करें तो हमारी त्वचा और आंखों के लिए कौन सी होती है, विटामिन ए होती है, तुरंत पता चल गया। ठीक है, तीसरा है शरीर को लड़ने में मदद करता है, कौन सा रोग, विटामिन सी की मदद से ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, साथ ही साथ विटामिन बी जो कि डी वाला है, इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो विटामिन डी में हमारा चौथा हो जाएगा। शरीर की जो कोशिकाएँ हैं, विटामिन बी की मैं बात कर रहा हूँ, कोशिकाएं के उचित कामकाज और स्वस्थ बनाए रखने के लिए विटामिन बी रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चंस आपके जो है यहाँ पे एलेबोरेट हो गए, तो ऐसे क्वेश्चंस बराबर देखने को मिलते हैं। देखिए विटामिन बी की मैंने यहाँ पे फोटो एक ही लगा रखी है, किसमें किसमें मिलता है। जैसे कैरेट्स हो गए, टमाटो हो गए, आपकी जो पनीर हो गई इसमें मिल जाता है, और आपके अंडे मिल गए, मांस हो गए, टमाटर, ब्रोकली, इन सारी चीज़ों में विटामिन आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर आपको नोट करना है, कितना आपने सही किया ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दूसरा का क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन कैक्टस को रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रखने में मदद करता है। कहने का मतलब ये है कि जो कैक्टस है वो रेगिस्तान में कैसे पनप जाता है बिना पानी के, ये चीज़ यहाँ पे बात कही गई है, ये आपको यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा आप टिक लगाइए, मैं तब तक डिस्क्राइब करता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे देखिए पत्तियाँ रीढ़ के रूप में होती हैं। ठीक है, दूसरा तन रसीला होता है और पत्ती का कार्य करता है। तना ढका होता है मौसम की मोटी परत से। ठीक है, मोम की परत से। ठीक है, जो तना होता है ढका होता है मोम की मोटी परत से। फिर लास्ट में आता है जड़ें सतह के पास स्थिति होती है। तो इसमें से कितने ऑप्शन सही हैं ये चीज़ आपको देखना है। सबसे पहली बात, पत्तियाँ रीढ़ के रूप में होती हैं, सही बात है, पत्तियाँ रीढ़ के रूप में होती हैं। यहाँ पे फोटो आप देख सकते हो कैक्टस का। ठीक है, दूसरा मतलब एक ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। दूसरा है तना रसीला होता है, जो इसके अंदर तने होते हैं ना, काफ़ी लिजलिजा टाइप का रसीला चीज़ होता है, तो ये भी सही है कहीं ना कहीं। और जो पत्ती होता है पत्ती का कार्य करता है। ठीक है, अब बात आ जाती है तना ढका होता है, तो तना तो ढका ही आप देख सकते हैं, और जो लेयर होती है मोम की लेयर होती है, मोटी परत होती है। 3 ऑप्शन तो हमारे सही हो गए। चौथा ऑप्शन है जड़ें सतह के पास स्थित होती हैं। तो यहाँ कहने का मतलब ये है, मान लीजिए अर्थ की लेयर है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जड़ें जो है एकदम सतह पे होती हैं, ऐसा नहीं है। इनको जिंदा रखने में जड़ों का भी यहाँ पे भूमिका होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। क्यों? क्योंकि जो जड़ें होते हैं काफ़ी डीप टू अर्थ होती हैं, जो यहाँ पे आपकी जो वाटर होती है ना उसको यहाँ पे स्टोर करने में मदद करती है। तो ये 4 ऑप्शंस आपके हो गए कैक्टस से रिलेटेड। जैसे ही प्रश्न आएगा आप बता सकते हो। ठीक है, आपका ये सही था कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके पानी में घुलनशील यौगिक देता है। कहने का मतलब कोई एलिमेंट है वो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे उसमें एक प्रतिक्रिया कराई जाती है। ठीक है, तो उसमें जो क्रिया कराने के बाद पानी में घुलनशील यौगिक देता है। ठीक है, तो ये घुलनशील यौगिक बन गया, तो उसमें अगर हम रेड लिटमस पेपर डालते हैं, कहने का मतलब लाल लिटमस जो होता है, एक पेपर होता है ऐसे चौकोर सा, आप जानते होंगे, तो उसमें जो है क्या ना, केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल्स किया होगा आपने, 12th वगैरह में 10th में होता है। तो अगर उसको डालते हैं तो लाल से नीला कर देता है। तो इस घोल का यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण करने के लिए भी किया जाता है। कहने का मतलब ये है, तो ये कौन सा घोल है भाई जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, और इसी घोल का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। तो ये आप फोटो में देख सकते हैं, ये है कैल्शियम। ठीक है, तो कैल्शियम है जिसके मदद से यहाँ पे लिटमस का कलर चेंज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण भी किया जाता है। ठीक है, आपने कौन सा लगाया ये ज़रूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, ये भी मिलान से ही संबंधित है। देखिए शरीर की कुछ हलचलें कुछ जोड़ों की गति से जुड़ी होती हैं, तो यही चीज़ यहाँ पे मैच कराना है। कौन सी यहाँ पे शरीर की जो पार्ट है वो किस चीज़ में सहायक है और कौन से जोड़ों से वो काम करती है। जैसे देखिए अगर हम गेंदबाजी करते हैं, क्रिकेट की गेंद अगर फेंकते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारी एल्बो होती है, यहाँ जो ऊपर की जो जोड़ होती है कंधे वाली, उस जोड़ को आखिर में कहा क्या जाता है, तो उसको बॉल कहते हैं। बॉल और सॉकेट जोड़ कहा जाता है। ठीक है, देखिए शरीर को दाईं ओर घुमाना,
दाईं और बाईं ओर जब घुमाते हैं शरीर को तो इसमें कौन सी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जोड़ वाली ही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं, तो ये जोड़ वाली ही चीज़ों को आपको समझ के चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखा जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे सॉकेट जोड़ निकल के आया था। ठीक है, दूसरा वाला क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे, देखिए शरीर को दाईं ओर और बाईं ओर अगर घुमा रहा है तो इसको निर्णायक जोड़ कहा जाता है। कोहनी आंदोलन मीन जब कोहनी का मूवमेंट होता है तो ये कौन सा जोड़ होता है, तो ये आपका हिंज जोड़ कहलाता है। ठीक है, साथ ही साथ ऊपरी जबड़ा आंदोलन कहने का मतलब ये है कि जब हंसते हैं हम, जो है हंसने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा जबड़ा होता है, मुंह होता है, क्या वो मूवेबल होता है? नहीं, वो फिक्स होता है। तो जो फिक्स होता है उसको स्थिर जोड़ कहा जाता है। देखिए गेंदबाजी के लिए जो सॉकेट जोड़ था ये 360 डिग्री मुड़ जाता है, इसीलिए लोग जो बॉलिंग कराते हैं पूरा हाथ मुड़ जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सॉकेट जोड़ का एंगल क्या होता है, 360 होता है, और जो जबड़ा आंदोलन होता है, जबड़ा मूवमेंट होता है, ये फिक्स होता है, तो इसको स्थिर जोड़ कहते हैं। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। देखिए एक व्यक्ति का विकास रुक जाता है, चेहरे पर सूजन आ जाती है, बालों का रंग उड़ जाता है और त्वचा रोग हो जाते हैं। इसका कारण हो सकता है किसकी कमी से? कमेंट करके आप लोग बताइए। ठीक है, देखिए जब कोई विकास रुक गया, चेहरे पर सूजन आ गई, बालों का रंग उड़ जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रोटीन की वजह से होता है। तो प्रोटीन शरीर के लिए काफ़ी आवश्यक है। प्रोटीन मांस में पाई जाती है, ब्रोकली में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स में पाई जाती है, आपके जो यहाँ पे चीकू है उसमें पाई जाती है, और यहाँ पे बादाम है, ड्राई फ्रूट्स हैं, अंडे हैं, साथ ही साथ चने हैं, ये सारी चीज़ों में आपकी प्रोटीन देखने को मिलती है। तो इसकी कमी से ये सारी डिफिशियंसीज देखने को आपको मिल जाती है। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित पौधों को कॉलम ए में उनके मोड़ के साथ आपको सम्मिलित करना कॉलम बी में। ठीक है, मतलब कहने का क्या, उत्पत्ति कैसे होती है इन चीज़ों की, ये चीज़ें आपको मैच कराना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसे क्वेश्चंस को आपको नहीं छोड़ना, और ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादातर देखने को मिलते हैं पेपर में। जब आप प्रीवियस ईयर करोगे तो आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, देखिए शैवाल जिसको कि एल्गी कहा जाता है, तो इसमें देखिए एक्चुअल में होता क्या है, तो शैवाल और एल्गी, फिर जो है फंगाई आपका हो गया। तो इन सारी चीज़ों में जो है क्या चीज़ें मैच कराना है। देखिए एल्गी की अगर हम बात कर लें तो एल्गी कैसे बनती है, कैसे यहाँ पे निर्माण किस तरीके से होता है, तो एल्गी टूट के बनती है ना। एल्गी जो है आपकी टूट के बनती है, इनका होता है विखंडन साफ साफ। ठीक है, तो इनका जब विखंडन होता है, एल्गी आपका ए हो गया, विखंडन 2 हो गया। ठीक है, ए का 2, तो ए का 2 यहाँ पे है और ए का 2 यहाँ पे है। ठीक है, विखंडन हो गया। फंगी की अगर हम बात कर लें तो फंगी कैसे बनती है, तो फंगी में स्पोर्स के माध्यम से यहाँ पे इनकी उत्पत्ति होती है। तो उत्पत्ति मीन्स बीजाणु गठन। ठीक है, तो बीजाणु गठन हो गया, तो फंगी का ऑप्शन नंबर ए हो गया, तो बी का ए हो गया। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे बी 3 है। तीसरा जाते हैं डालिया। डालिया की बात करें जड़ से उत्पत्ति होती है, और कैक्टस की बात करें तो शरीर के अंग से अलग होकर उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस आपके क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो गया। देखिए ये भी मिलान वाला ही प्रश्न है। 7वां, कुछ यहाँ पे देखिए कुछ पदार्थ दिए हैं और प्रयोगशाला में उनके भंडारण के तरीके दिए गए हैं। ठीक है, किस तरीके से उनको स्टोर किया जाता है। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे सोडियम धातु की अगर हम बात कर लें, सोडियम धातु यहाँ पे मिट्टी का तेल, इससे मैच हो जाएगा। तो कहने का मतलब ए का जो है चौथा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल रहा है। फास्फोरस की अगर हम बात करें तो जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस जो है पानी के नीचे जो है यहाँ पे हाइड्रोक्साइड छलों के तरीके यहाँ पे जो है इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 3 मैच हो गया, बी का 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर बात आती है सोडियम। तो सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम जो है हमारा मैच हो जाएगा प्लास्टिक की बोतल में। ठीक है, प्लास्टिक की बोतल में यहाँ पे रखा जाता है प्रयोगशाला में, एक तरीके से कहा जाए तो। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बुध अब बात करेंगे, बुध क्या होता है, तो बुध होता है मरकरी। तो मरकरी की अगर हम बात कर लें, मरकरी जो है कांच की बोतल में रखा जाता है। मतलब यहाँ पर कहने के यही था कि जो पदार्थ हैं वो किस चीज़ों में स्टोर किए जाते हैं प्रयोगशाला में, तो मरकरी को एक कांच की बोतल में, और सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक सृजन है, मैराथन में एक भाग लिया, इस दौड़ में उन्होंने भाग लिया। वह नियमित रूप से दौड़ते नहीं थे और चलने वाले नहीं थे। तेज़ी से दौड़ने के कारण उनके पैरों में ऐंठन आ गई। ठीक है, तो जो नहीं एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जब अचानक वो करते हैं तो उनके किसी न किसी बॉडी पार्ट में दिक्कत आ जाती है। तो इनके पैरों में आ गई ऐंठन। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मांसपेशियों में ए आंशिक रूप से बी तक टूट गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ जैसे ए बी का इन्होंने इस्तेमाल किया है, तो आगे चल के भी पूछेंगे ए और बी एक्चुअल में था क्या। ठीक है, समझिएगा, कोई मांसपेशियों में अगर ए आंशिक रूप से बी में टूट गया, ठीक है, ए जो है बी तक टूट गया। ठीक, फिर बी के सी और डी में पूरी तरह के टूटने के कारण बी 2 खंडों में हुआ, बी सी और डी में टूटा। ठीक है, ऐसे बन गया। टूटने के कारण गर्म पानी के स्नान से उसकी स्थिति में सुधार हुआ। मतलब कि यहाँ पे जो बी था,
यहाँ जो बी था इसको गर्म पानी में जो है इसको जब सेका गया इससे तो यहाँ पे आराम मिला और तब जाके सी और डी में चीज़ें टूटी। अब चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो एक्चुअल में जो यहाँ पे चीज़ें चेंज हुई, जैसे मांसपेशियों में ए आंशिक रूप से बी तक टूट गया, तो जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज जो है लैक्टिक एसिड में टूटता है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है लैक्टिक एसिड में टूटता है, ये चीज़ आपको याद रखना है हमेशा, ठीक है। अब देखिए ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो गया, साथ ही साथ अब लैक्टिक एसिड क्या है ना, एसिड के जमने की वजह से पैर में जो है इनके दर्द हो रहा है, ऐठन मांसपेशियों में जो है इनके दर्द हो रहा है, ठीक है। तो एसिड को रिजॉल्व करने के लिए, ख़त्म करने के लिए यहाँ पे गर्म पानी से सिकाई करना पड़ेगा। तो इन्होंने वही किया, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि जो गर्म पानी के साथ स्नान से उसकी स्थिति में सुधार हुआ, ठीक है। तो जब गर्म पानी से यहाँ पे स्नान किया गया, उसको धुला गया उस पार्ट को, तो यहाँ पे सुधार मिला, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जो है यहाँ पे ऑक्सीजन पास होने लगी तेज़ी से। तो लैक्टिक एसिड में जब गर्म पानी से यहाँ पे स्नान कराया गया तो ये दो खंडों में टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी यहाँ पे निकलेगा। तो इस बेसिस पे आप कह सकते हो कि ए आपका ग्लूकोज था, बी आपका लैक्टिक एसिड था, जब ये टूटा तो सी मिला कार्बन डाइऑक्साइड एंड डी मिला पानी। ये चीज़ आपको याद में रखना है कि ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड तो जब पानी में इसको गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की उत्पत्ति होती है, ठीक है। ये आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाद का कार्य नहीं करता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं मिट्टी की बनावट में सुधार, पोषक तत्वों के साथ मिट्टी की पूर्ति, पोषक तत्व मिलाना काफ़ी ज़रूरी होता है। खाद मतलब मैन्योर कहा जाता है, खाद को है ना, खाद को मैन्योर कहा जाता है। बीज उगाने के लिए मिट्टी में जब पैकेट का इस्तेमाल करना, जब आप पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं तो वो कोई फ़ायदा नहीं देता, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत हो गया, ठीक है। मिट्टी की जड़ धारणा क्षमता में सुधार हो, सारे ऑप्शन सही हैं। देखिए खाद के कुछ लाभ के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये स्थूल पोषक तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। मिट्टी की जो यहाँ पे उर्वरता में होती है उसमें सुधार करते हैं जो खाद होते हैं। प्रभावी लागत मीन्स कॉस्ट इफेक्टिव मीन्स सस्ते भी होते हैं। मिट्टी के कटाव और लीचिंग को कम करते हैं। मिट्टी में भौतिक गुणों में सुधार करता है, मिट्टी को वापित करता है। मिट्टी की पानी और पोषक तत्वों में धारण करने की क्षमता में सुधार करता है। तो खाद एज अ मैन्योर काफ़ी हेल्पफुल होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा गलत हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस सेट में वायरस के कारण होने वाले मानव रोग शामिल हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए सेट मीन्स की एक सीक्वेंस में यहाँ पे पूछा गया है, ये होता है फिर इसके बाद ये होता है फिर इसके बाद ये होता है, तो ये चीज़ यहाँ पे देखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हेपेटाइटिस ए, खसरा, पोलियो, चिकन पॉक्स, ये इसका सही यहाँ पे। अगर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि आरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में लिखिए, पहले कौन सा आएगा फिर बाद में कौन सा, तो हेपेटाइटिस ए पहले आएगा, खसरा दूसरे नंबर पे, पोलियो तीसरे नंबर पे, चिकन पॉक्स चौथे नंबर पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 देख लेते हैं। विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों और उनके उपयोग क्रमशः कॉलम ए और कॉलम बी में दिए गए हैं, उनको मेल करना है आपको, ठीक है। देखिए पेट्रोलियम है, उत्पादों और उनके उपयोग क्या क्या हैं ये चीज़, ठीक है। जैसे कोक है, भाई साहब कोक का उपयोग कहाँ कहाँ है ये चीज़ आपको देखना है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। अगर कोक नहीं पता है तारकोल का देखिए, कोयला का देखिए, बिटुमिन का देखिए, जिसका पता है उसका पहले मैच करवा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कोल की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आप पहले सबसे पहले कोल की बात करते हैं तो देखिए जो कोक है एक्चुअल में ये स्टील के निर्माण में किया जाता है कोक का। तो ए का हमारा हो गया चौथा, ए का चौथा पहले ऑप्शन में दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा है, ठीक है। तारकोल की अगर हम बात कर लें तो तारकोल जो है इत्र पर प्रयुक्त होता है और विस्फोटक के लिए भी प्रयोग किया जाता है, तो बी का दूसरा मिल गया। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर ए सही होता नजर आ रहा है, ठीक है। कोयला गैस की अगर हम बात कर लेते हैं तो कोयला गैस जो होती है ईंधन के रूप में जो है प्रयुक्त की जाती है, इस्तेमाल की जाती है, तो सी का दूसरा हो जाएगा। बिटुमिन की बात करें तो ये सड़क में जो पक्का करने के लिए काम किया जाता है, तो बिटुमिन का प्रयोग जो है सड़कों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 4 ऑप्शंस थे, इनकी मैचिंग आपने देख लिया। इस तरीके के प्रश्न ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 जाते हैं। प्लास्टिक के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा आप लोग कि ये क्वेश्चन आपको देखने को ही मिल जाता है। देखिए है क्या, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात हो रही है, ठीक है। देखिए थर्मोप्लास्टिक को बार बार ढाला जा सकता है, कहने का मतलब ये आपने कोई स्ट्रक्चर बनाया, कोई प्लास्टिक स्ट्रक्चर बनाया, फिर क्या उसको फिर से मतलब उसको पिघला करके दूसरी चीज़ बना सकते हैं, कहने का मतलब ये है, ये थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग का मतलब ये होता है अगर कोई चीज़ एक बार बन गई तो दोबारा जो है वो नहीं बनेगी। तो यहाँ पर क्या लिखा है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में गर्म करके नरम किया जा सकता है, नहीं, ये चीज़ गलत है, ठीक है।
फिर बेकेलाइट इसका उदाहरण है, थर्मोप्लास्टिक गलत है। पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उदाहरण है, नहीं। पॉलीथीन गल जाता है, पीवीसी गल जाता है, लेकिन थर्मोसेटिंग जो है वो नहीं गलेगा, दोबारा वो चीज़ नहीं बनेगा। ये ऑप्शंस गलत हैं। बात आती है थर्मोप्लास्टिक की, तो हाँ, थर्मोप्लास्टिक को पिघला के हम फिर से कोई नया प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब हमें फोटो देख लीजिए, थर्मोप्लास्टिक जो है देख सकते हैं कैन बी मेल्टेड, यहाँ पे साफ तरीके से लिखा है कि जो थर्मोप्लास्टिक है उसको मेल्ट किया जा सकता है और नई चीज़ बनाई जा सकती है, लेकिन थर्मोस्टेट में वंस शेप्ड कैन नॉट बी मेल्ट, उसको मेल्ट करके दोबारा कोई चीज़ नहीं बनाई सकती। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक यहाँ पे न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे देखिए मिक्स क्वेश्चंस हैं, तो आपको सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, चाहे आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कोई भी हो, ठीक है। देखिए खरगोश की सबसे तेज़ गति 56 किलोमीटर पर घंटा होती है। कोई चीज़ किलोमीटर पर घंटा में अगर होती है तो वो होती है स्पीड। तो हमें कितना मिल गया स्पीड? 56 किलोमीटर पर आवर, ठीक। यदि उसे 2.5 किलोमीटर, देखिए सिर्फ किलोमीटर में दिया है तो कहीं ना कहीं ये हो गया डिस्टेंस, ठीक है, तो उसे तय करने में लगेगा समय। तो क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। निकालना हमें टाइम, तो टाइम को इधर भेज देते हैं, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमें कितना मिल गया? 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, और स्पीड कितना था? 56 किलोमीटर, ठीक है। इसको करेंगे डिवाइड, फिर है घंटे में, इसके लिए मिनट में करने के लिए 60 से गुणा कर देंगे। तो कहीं ना कहीं देखने को ये मिला कि 2.5 अपॉन 56 गुणे 60 देखने को मिल गया, ठीक है। अब इसको करेंगे डिवाइड, जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे मान लीजिए एक 0 हटा देते हैं यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे हटा दिया, 25 कर दिया, तो फिर यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको जब हम पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है 3 मिनट के आसपास देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, चाहे स्पीड पूछा हो, चाहे डिस्टेंस पूछे, चाहे आपका समय पूछे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अलीसा तेज़ बुखार से पीड़ित है। ये टेम्परेचर वाले सवाल भी देखने को मिलते हैं। उसकी सहेली ने क्लिनिकल थर्मामीटर से नापा जिसमें 101 डिग्री सेल्सियस निकल के आया। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि दाहिनी ओर 2 अंश तक क्या चीज़ें होंगी? 2 अंश अधिक थे, कहने का मतलब पॉइंट के बाद क्या चीज़ें निकल के आएगी। अब देखिए कोई भी अगर नॉर्मल स्केल है तो वो 5 खाने की होती है, ठीक है। जो स्केल डिवीजन्स होते हैं वो 5 होते हैं, तो स्केल डिवीज़न लिख लेते हैं, वहाँ पे 5 होते हैं, ठीक है। अब देखिए स्केल जो डिफरेंस है 1 मेजर स्केल का जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो अगर हमें जो 5 के, जैसे एक खाना, ये खाना, इसके अंदर के भी अगर खाने निकालने हैं, एक्चुअल में इनकी जो वैल्यू है 1 है, लेकिन जब इसके अंदर भी खाने निकालेंगे तो 1/5 कर देंगे। जब इसको करेंगे 0.2 निकलेगा। यहाँ पे कह रहा है 2 अंश अधिक है, एक अंश 0.2 है, 2 अंश क्या हो जाएगा? 0.2, कहने का मतलब 0.4, तो 0.4 बाद में इसके लग जाएगा, मीन्स कि 101.4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे हो गया, ठीक है। कोई भी स्केल है उसका डिवीज़न 5 है, तो जो उसकी नॉर्मल एक जो लेंथ होती है 1 होती है, जो उसके सब लेंथ को अगर हमें निकालना पड़ेगा दशमलव में जाने के लिए तो 1/5 कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। तूफान के दौरान खुद को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किस गतिविधियों से बचना चाहिए? देखिए कुछ ऑप्शन है, जैसे कि वायर्ड फ़ोन से बात करना, ज़मीन पे नीचे बैठना, मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना, छोटे पेड़ों के नीचे आश्रय लेना। देखिए पेड़ों के नीचे आश्रय लेना काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ से आप बच सकते हो। साथ ही साथ ज़मीन पे नीचे बैठना ये भी हो सकता है, मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना ये भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा घातक यहाँ पे क्या है? वायर्ड फ़ोन से बात करना। अब देखिए ऐसा क्यों है? क्योंकि जो वायर्ड फ़ोन आपके होते हैं वो डायरेक्ट जो है टावर से कनेक्ट होते हैं। आपके घर में जो फ़ोन है वो वायर से कनेक्ट है, तो अगर यहाँ से बिजली जो है गिरी तो इस वायर से बिजली आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। जो नॉर्मल मोबाइल फ़ोन है वो वायर से कनेक्शन नहीं होता है, वो हवा में होता है, तो वहाँ से नेटवर्क आने की संभावना कम है। लेकिन जो वायर वाले हैं यहाँ से करंट आने की संभावना ज़्यादा है, तो इसलिए वायर्ड फ़ोन से बात करना काफ़ी घातक हो सकता है, ठीक है। तो इससे हमें जो है बचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो ध्वनि तरंग होती है किस चीज़ों में माध्यम से यात्रा करती है, किस में नहीं करती है? देखिए यहाँ पे पूछा है किस में नहीं कर पाएगी। लकड़ी के पैमाने में कर लेगी, धातु की तार में कर लेगी, कपड़े की डोरी में कर लेगी, लेकिन वैक्यूम मीन्स कोई ऐसी जगह जो चारों तरफ से बंद हो, जहाँ पे कोई भी हवा ना हो, तो उस जगह पे क्या ध्वनि की तरंगें पास होंगी? नहीं होंगी। देखिए एक तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे चैम्बर था जिसमें जो है एक बेल लगी है जिसमें एयर प्रेजेंट है। अगर हवा प्रेजेंट है तो जो यहाँ पे हमारी आवाज़ है, साउंड है, वो बाहर तक सुनाई देगी। लेकिन वहीं पे अगर ये पूरी एक तरीके से आइसोलेट है, हवा का मात्रा कण नहीं प्रेजेंट है, तो घंटी कितनी भी बजेगी बाहर तक आवाज़ नहीं जाएगी। तो यही चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ध्वनि की तरंगें वैक्यूम में कभी भी जो है यात्रा नहीं कर पाएंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। और कितने नंबर आपके 16 क्वेश्चन में से आए हैं ये कमेंट करके बताइए। जैसे आपने यहाँ पे 15 सही किया है
है तो कमेंट में आप 15/16 जो है लिख के कमेंट करिए, ठीक है। आपका नाम जो है नेक्स्ट वीडियो में लिया जाएगा, कमेंट में इंक्लूड।